नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र की द्वितीय इकाई से परिवार विषय पर बताने जा रहा हूँ। सबसे हम पहले देखते हैं परिवार क्या है। तो हम सभी को यह ज्ञात है कि परिवार हम किसे कहते हैं, क्योंकि हम सभी परिवार के किसी न किसी परिवार के हम सदस्य हैं। तो इसी अंतर्गत परिवार के चैप्टर के अंतर्गत हम परिवार की अर्थें, परिभाषा, परिवार की विशेषताएं, परिवार के प्रकार, परिवार के प्रकार्य एवं महत्व, परिवार की क्या क्या समस्याएं हैं और वर्तमान समय में परिवार की संरचना में कैसे परिवर्तन हुआ है, उनका निष्कर्ष आदि के बारे में आज अध्ययन कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवार के बारे में हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि परिवार मानव समाज के संपूर्ण इतिहास में परिवार सबसे महत्वपूर्ण संस्था रही है। यानी परिवार को यहाँ पर संस्था के रूप में माना गया है। और जैसे कि मैंने पहले ही इकाई में मैं बताया था कि संस्था किसे कहते हैं। संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। तो परिवार भी क्या है? एक संस्था है। कैसे? क्योंकि परिवार में कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रथाएं होती है, कुछ जनरीतियाँ होती है, कुछ लोकाचार होते हैं। तो उन्हीं परंपरा, उन्हीं प्रथाओं के आधार पर उस परिवार के नियम बने होते हैं, जिसके अनुसार उस परिवार के सदस्यों को अपना व्यवहार करना होता है। तो समाज की विभिन्न संस्थाओं में परिवार एक प्रमुख संस्था है, या यह कह सकते हैं कि परिवार समाज की प्रारंभिक इकाई है, क्योंकि समाज का निर्माण में परिवार का विशेष महत्व होता है। जब तक परिवार नहीं रहेगा, समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो परिवार जिसकी संरचना में समाज के एक केंद्रीय स्थिति होती है, यानी एक केंद्र बिंदु, समाज की केंद्र बिंदु कौन है? परिवार है। तो मानव जीवन के प्रारंभ में ही परिवार की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक मानव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी परिवार का सदस्य रहता है, तथा इसके विकास में, समाज के विकास में परिवार एक जो है प्रमुख भूमिका निभाता है। संपूर्ण समाज का विस्तार में परिवार का एक विशेष योगदान रहा है। परिवार ही समाज की निरंतरता को बनाए रखता है तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और व्यक्ति का समाजीकरण का प्रमुख माध्यम परिवार ही होता है। यह एक सार्वभौमिक संस्था है, यानी सभी जगह परिवार पाया जाता है, जो सभी समाजों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। और ये परिवार जो है वह मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक प्रमुख साधन भी है। परिवार ही एक जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों को अनेक प्रकार की शिक्षा परिवार के माध्यम से मिलता है। उन्हें सामाजिक व्यवहार करना सिखाता है। सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक आदर्श, सामाजिक मूल्य आदि से परिचित कराकर उस बच्चे को अनुकूल बनाता है। इसलिए परिवार को ही क्या कहा जाता है? प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। चार्ल्स फूले नामक विद्वान ने तो परिवार को एक ऐसा प्राथमिक समूह माना जो बच्चे का सामाजिक जीवन और आदर्शों का निर्माण कराता है। इस प्रकार से स्पष्ट यह है कि परिवार
समाज की एक प्रमुख इकाई माना गया है। परिवार में परंपरा, प्रथा एवं संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का एक प्रमुख माध्यम माना गया। और परिवार एकमात्र ऐसी संस्था है जो बच्चों को समाज के नियमों से परिचित कराता है, मानवीय गुणों का विकास कराता है और परिवार सभी जगह पाया जाता है। अतः मनुष्य को व्यवहारों को नियंत्रित करने में, सामाजिक नियंत्रण में, सामाजिक संरचना को बनाए रखने में, सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवार की परिभाषाओं पर दृष्टिपात करें, अर्थ एवं परिभाषाओं पर दृष्टिपात करें तो अनेक विद्वानों ने परिवार के अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। जैसे मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि परिवार उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित है और इतना छोटा एवं शक्तिशाली है जो संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था भी करता है। इसका तात्पर्य है कि परिवार पूर्णतः यौन संबंधों पर आश्रित माना गया। मतलब कि एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह करता है और विवाह के पश्चात ही समाज उसे यह अधिकार देता है कि वह विवाह के पश्चात एक पुरुष एक स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित करे और उससे जो संतान उत्पन्न होता है वह उसके परिवार को आगे बढ़ाए और साथ ही परिवार उस उत्पन्न संतान का भरण पोषण पालन पोषण करता है। दूसरा, किंग्सले एवं डेविस ने कहा है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके एक दूसरे के प्रति संबंध समरसता पर आधारित होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के नातेदार भी होते हैं। मतलब कि परिवार में व्यक्तियों के एक समूह है जहाँ एक से अधिक या दो से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं और एक दूसरे से समान रक्त पर संबंधित होते हैं, यानी एक समान रक्त वाले होते हैं और वह एक दूसरे से किसी न किसी रिश्तेदारी से या नातेदारी से बंधे हुए होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को ही परिवार कहा जाता है। इसके साथ ही और विभिन्न विद्वानों ने इसे परिभाषित किया। बच्चों सहित या एक पति पत्नी के अथवा किसी एक पुरुष या एक स्त्री के साथ मिल करके जो संघ बनते हैं उसे ही परिवार कहते हैं। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में रहते हैं, रक्त संबंधी होते हैं तथा स्थान एवं पारस्परिक कर्तव्यों का बोध के आधार पर उसमें जागरूकता की भावना रखते हैं। तो इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि परिवार स्त्री पुरुष के यौन संबंधों द्वारा संगठित एक स्थायी समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतानें होती हैं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि यौन संबंध, संतान उत्पत्ति, भरण पोषण आदि का इसमें समावेश होता है। यद्यपि परिवार में लोग अपने कर्तव्यों का बोध करते हैं, अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं। जैसे एक पत्नी का धर्म पति के प्रति होता है, एक पति का धर्म पत्नी के प्रति होता है, एक माता पिता की भूमिका उनके संतान के लिए होती है और संतान की भूमिका माता पिता के प्रति। तो इन सारी भूमिकाओं को क्या करता है, निभाता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि परिवार स्त्री पुरुष के यौन संबंधों के द्वारा एक संगठित स्थायी समूह है और जिसमें माता पिता और उनके संतानें साथ रहते हैं, एक समरसता संबंध पाया जाता है। परिवार, इन परिभाषाओं के आधार पर परिवार की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती है, जिससे पहली विशेषता आता है सार्वभौमिकता। यानी परिवार क्या है, सभी समाजों में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। यह एक सार्वभौमिक संस्था है। सभी समाजों में सदैव परिवार का अस्तित्व रहा है और रहेगा भी। परिवार केवल मानव समाज में ही नहीं बल्कि पशु समाज में भी पाया जाता है। लेकिन मानव समाज में बौद्धिकता का गुण होने के कारण
इसमें विशेष रूप से इसका महत्व होता है। मानव जन्म से ही किसी न किसी परिवार का सदस्य रहता है और मृत्यु पर्यंत तक वह परिवार से विमुख नहीं होता, उस परिवार से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा हम देखते हैं भावनात्मक आधार, यानी परिवार के सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। परिवार की संरचना और संगठन भावनात्मक आधारों पर आधारित होता है। यह एक भावनात्मक संबंधों पर आधारित होता है। पति पत्नी के मधुरपूर्ण स्नेह में संबंध, माता एवं पिता का मातृत्व वात्सल्य, परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग की भावना, त्याग की भावना, संतानोत्पत्ति की भावना परिवार के मूल तत्व होते हैं। इन भावनाओं के परिणाम स्वरूप परिवार में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यानी कहा जाए तो एक भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है माता पिता का बच्चों के प्रति त्याग की भावना, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के सहयोग करते हुए विभिन्न दायित्वों को पूरा करना, स्नेह रखना एक दूसरे के प्रति। तो ये सारे जो है भावनात्मक संबंध के द्वारा सब परिवार के सदस्य घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा जीवन परिवहन वह इस पारिवारिक संबंधों से बंधे हुए होते हैं। अगली विशेषता देखते हैं रचनात्मक प्रभाव, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। तो रचनात्मक प्रभाव इन्हें परिवार के सभी व्यक्ति एक दूसरे के लिए सामाजिक पर्यावरण निर्मित करता है। परिवार को बच्चों का प्राथमिक पाठशाला कहा गया है, जिसमें बच्चे के चरित्र का निर्माण और व्यक्तित्व के विकास में योगदान देता है, यानी यह एक रचनात्मक योगदान होता है। परिवार के अंतर्गत ही बालक में त्याग की भावना, प्रेम की भावना, स्नेह की भावना, अनुशासन, कर्तव्यपरायण, बंधुत्व आदि जैसे सामाजिक मूल्यों को या आदर्शात्मक मूल्यों को सीखता है तथा एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना है, इस मानवोचित गुणों का विकास परिवार के अंतर्गत होता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर यह एक रचनात्मक प्रभाव के रूप में, इसकी विशेषताओं के रूप में स्पष्ट किया जाता है। अगले देखते हैं सीमित आकार, यानी परिवार का आकार क्या होता है, सीमित होता है। देखो परिवार में एक केंद्रक परिवार होता है और एक संयुक्त परिवार होता है, एकांकी परिवार। तो परिवार चूंकि माता पिता और उनके संतान को लेकर के परिभाषित किया जाता है, इसलिए इसका आकार सीमित होता है, जिसमें माता पिता और उनसे उत्पन्न संतान साथ साथ रहते हैं, सब रक्त से बंधे हुए होते हैं। प्रत्येक परिवार का आकार सीमित होता है क्योंकि इसकी सदस्यता रक्त संबंधों पर आधारित होता है। अतः परिवार की संख्या सीमित रहती है। अधिकांश परिवारों में माता पिता और उनकी संतान तथा वास्तविक और काल्पनिक रक्त संबंधी ही रहते हैं। अधिक से अधिक एक परिवार में 3 पीढ़ी के सदस्य पाए जाते हैं और जिनकी संख्या 50 से 60 तक ही होती है। अतः इस प्रकार से यह एक लघु प्रकार के होते हैं। अतः परिवार का आकार सीमित होता है। परिवार की अगली विशेषता पर दृष्टिपात करें तो यह एक केंद्रीय स्थिति, यानी समाज का केंद्र माना गया है। समाज पूरी तरह से परिवार के ऊपर निर्भर होता है क्योंकि परिवार में बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुशासन सिखाया जाता है। परिवार के ही सदस्य परिवार से निकल करके समाज के सदस्य बनता है, समाज के दायित्वों को पूरा करता है, समाज की गतिविधियों में भाग लेता है, सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोग देता है, सामाजिक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अतः यह एक समाज का केंद्रक माना गया है कि यानी समाज की एक केंद्रीय स्थिति मानी गई है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, यानी प्रत्येक समाज में, प्रत्येक परिवार में परिवार के जो सदस्य हैं उनका कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का परिवार के प्रति कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व को परिवार के समस्त सदस्य
निभाते हैं और पदानुसार परिवार की भूमिका अदा करते हैं। यानी एक परिवार में माता पिता की अलग भूमिका है, संतान की अलग भूमिका है। तो जैसे जैसे उनके परिवार में पद हैं वैसे वैसे उनकी भूमिकाएं भी निर्धारित होती हैं, जिससे परिवार की स्थिरता बनी रहती है और पारिवारिक बंधन परिवार के समस्त सदस्यों को उत्तर भूमिका निभाने में या उत्तरदायित्व निभाने में महत्वपूर्ण सहयोग देता है, एक दूसरे को प्रेरित करता है। अगली विशेषता है सामाजिक नियंत्रण की विशेषता। यानी परिवार क्या करता है, समाज के को नियंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परिवार में एक सामाजिक नियम बना हुआ रहता है। यानी प्रत्येक परिवार के कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर समाज के भी नियम बनते हैं। तो सामाजिक नियमों का पोषण परिवार के द्वारा ही होता है तथा सदस्यों के व्यवहारों को सामाजिक प्रथाओं, परंपराओं, धर्म, रूढ़ियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो परिवार के सदस्य इन प्रथा, परंपरा, रूढ़ी और धर्म के आधार पर व्यवहार करता है, जिससे समाज भी नियंत्रित रहता है और इसीलिए सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख केंद्र परिवार को माना गया है। परिवार की प्रकृति स्थायी और अस्थायी प्रकृति की होती है। यानी परिवार समाज की महत्वपूर्ण संस्था है, अतः यह सदैव ही बनी रहती है और इसकी प्रकृति स्थायी प्रकृति की होती है। साथ ही हम कहीं कहीं अस्थायी प्रकृति भी देखते हैं। परिवार में निरंतरता सदैव बना रहता है, क्योंकि परिवार में नए नए सदस्यों का जन्म होता जाता है, परिवार का वंश आगे बढ़ता जाता है। उन वंशों के आधार पर परिवार के जो प्रथा है, परंपरा है, जो जनरीति है, धर्म है आदि भी वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाते जाते हैं। लोग वयोवृद्ध होते जाते हैं और इधर नए नए बच्चों मतलब संतानों की उत्पत्ति भी होती जाती है, जिससे पारिवारिक निरंतरता बनी रहती है। इसलिए परिवार की प्रकृति स्थायी माना गया है। इसके पश्चात पारिवारिक, यदि हम सामान्य शब्दों में देखें तो परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, एक कल्पना करते हैं। तो इसमें कुछ समाजशास्त्रियों ने माना, कुछ ने माना शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर इसे परिवार की उत्पत्ति को बताया, कुछ ने यौन साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर परिवार की उत्पत्ति को माना, तो कुछ विद्वानों ने एक विवाह के सिद्धांत के आधार पर परिवार की उत्पत्ति को प्रकट किया, तो कुछ ने मातृसत्तात्मक सिद्धांत बताया, तो कुछ विद्वानों ने खुद विकासी सिद्धांत के आधार पर परिवार की उत्पत्ति को बतलाया। अतः इन विद्वानों के सिद्धांतों की यदि हम विवेचना करेंगे तो परिवार की उत्पत्ति के संबंध में बहुत अधिक मतभेद देखने को मिलता है। यह एक वाद विवाद स्थिति है। अतः मैकाइवर पेज नामक विद्वान ने समाज की परिवार की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि परिवार के इस अर्थ में कोई उत्पत्ति हुई नहीं कि मानव जीवन में कभी ऐसी अवस्था थी जबकि परिवार नहीं था, या ऐसी कोई अवस्था थी जिससे परिवार का जन्म हुआ होगा। यानी परिवार जैसे आदिम समय में व्यक्ति जो है एक अकेले जंगलों में भ्रमण करते थे। आदिम अवस्था में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिले, दोनों के बीच एक संबंध बना, यौन संबंध स्थापित किए, संतान की उत्पत्ति हुई, साथ साथ एक जगह रहने लगे, धीरे धीरे इस प्रकार के परिवार बनने लगे। एक साधारण शब्दों में इस प्रकार से इसे परिवार की उत्पत्ति के बारे में बताया जा सकता है। इसके पश्चात परिवार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इस पर हम दृष्टिपात करें तो इस टेबल के आधार पर हम परिवार के प्रकार को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे वंश के आधार पर हम देखते हैं तो वंश के आधार पर दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, एक पितृवंशी और एक मातृवंशी। वंश क्या है? यानी माता पिता के द्वारा उसके उत्पन्न होने वाले संतान को हम वंश के आधार पर वंश के रूप में बताते हैं। जब वंश के आधार पर हम परिवार के प्रकार को देखें तो दो प्रकार के होते हैं, एक पितृवंशी और एक मातृवंशी परिवार। यानी पितृवंशी परिवार हम उस परिवार को कहते हैं जिसमें पिता के नाम से उसका वंश चलता है, यानी जिसके
पिता के मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी उसके पुत्र होते हैं, ऐसे परिवार को हम पितृवंशी परिवार कहते हैं, पैटर्निकल फैमिली। दूसरा हम देखते हैं मातृवंशी परिवार, यानी ऐसे परिवार जिसमें माता के नाम से उसका वंश चलता है, यानी जिन परिवारों में परिवार की सत्ता अधिकार माता या स्त्री वर्ग के हाथ में होते हैं तथा उसकी कर्ता जो है पुरुष के स्थान पर स्त्री होती है, तो ऐसे परिवारों को हम मातृसत्तात्मक मातृवंशी परिवार कहते हैं, मैटरिकल फैमिली। दूसरा प्रकार देखते हैं विवाह के आधार पर। तो विवाह के आधार पर परिवार के 4 प्रकार होते हैं। पहला एक विवाही परिवार, दूसरा बहुविवाही परिवार, तीसरा बहुपति परिवार और समूह विवाही परिवार। तो विवाह के आधार पर देखें तो एक विवाही परिवार, जब एक पुरुष एक विवाह करके अपने परिवार को बसाता है, यानी एक स्त्री के साथ विवाह करता है, तो ऐसे परिवार को ही एक विवाही परिवार कहते हैं। यानी जब पुरुष एक विवाही करके अपने परिवार को बसाता है, तो ऐसे परिवार को एक विवाही परिवार कहा जाता है। हिंदू तथा संथाल कादर जनजातियों में अधिकांशतः एक विवाही परिवार देखने को मिलता है। दूसरा हम देखते हैं बहुविवाही परिवार। तो बहुविवाही परिवार में इस प्रकार के वे परिवार होते हैं जिनमें पुरुष एक साथ एक से अधिक पत्नी या एक स्त्री एक से अधिक पति रखता है, तो ऐसे परिवार को हम बहुविवाही परिवार कहते हैं। जिसमें बहुविवाही परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एक बहुपति विवाही और एक बहुपत्नी विवाही परिवार। तो बहुपत्नी विवाही परिवार जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक पत्नी रखता है, एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है और परिवार बसाता है, तो ऐसे परिवार को बहुपत्नी परिवार कहते हैं। इसमें भारत के बहुत सारे जनजातियों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। बहुपति विवाही परिवार, तो जब एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ वैवाहिक संबंध रखता है और परिवार बसाती है, तो ऐसे परिवारों को बहुपति विवाही परिवार कहते हैं। इस बहुपति विवाही परिवार में भातृ बहुपति विवाह और अभातृ बहुपति विवाह परिवार पाया जाता है। और इस प्रकार के परिवार जो है वह भारत के पहाड़ी और दक्षिणी क्षेत्रों की जनजातियों में देखने को मिलता है। इसके पश्चात देखते हैं समूह विवाही परिवार, यानी समूह में विवाह करते हैं। यानी यदि हम बहुविवाह के परिवार देखें तो बहुपत्नी विवाही, बहुपति विवाही और समूह विवाही परिवार पाया जाता है, जो इसमें एक स्त्री एक समूह पुरुषों के समूह के साथ विवाह करता है, या एक पुरुष समूह के सभी स्त्रियों के साथ विवाह करता है और परिवार बसाता है, तो ऐसे परिवार को समूह विवाही परिवार कहते हैं। इसी प्रकार से परिवार के प्रकार में आकार के आधार पर हम देखते हैं, तो आकार के आधार पर 4 प्रकार के परिवार पाया जाता है। एक व्यक्तिगत परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार, तीसरा विस्तृत परिवार और एक मिश्रित परिवार। तो आकार के रूप में देखें तो व्यक्तिगत परिवार, जिसमें व्यक्ति जो है एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह करता है और उससे उत्पन्न होने वाले संतान उनके साथ रहते हैं, यानी माता पिता और उनके संतान साथ में रहते हैं, तो ऐसे परिवार को व्यक्तिगत परिवार कहते हैं, या इसे केंद्रक परिवार भी कहा जाता है। संयुक्त परिवार, जिसमें जिनके सदस्य 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ एक मकान में रहते हैं, तो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। विस्तृत परिवार में हम देखते हैं तो विस्तृत परिवार में विभिन्न प्रकार के माता पिता, उनके संतान और उनके 4 से 5 पीढ़ी या अन्य समरक्त के साथ साथ काल्पनिक संबंध के लोग भी साथ में निवास करते हैं, तो ऐसे परिवार को विस्तृत परिवार कहते हैं। और विस्तृत परिवार जिसमें मामा मामी सब एक साथ जो है एक साथ निवास करते हैं, तो ऐसे परिवार को मिश्रित परिवार के रूप में देखा जाता है या स्पष्ट किया जाता है।
इसी प्रकार परिवार के प्रकार में अधिकार और सत्ता के आधार पर दो प्रकार पाया जाता है, एक मातृसत्तात्मक परिवार, दूसरा पितृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार में जहाँ माता की या स्त्री वर्ग की सत्ता रहती है, माता की मृत्यु के पश्चात उस परिवार के उत्तराधिकारी उसकी पुत्री होती है, तो ऐसे परिवार मातृसत्तात्मक परिवार कहता है। पितृसत्तात्मक में जहाँ पिता की सत्ता पाई जाती है, पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार उसके पुत्र को मिलता है। निवास के आधार पर पितृ स्थानीय परिवार, मातृ स्थानीय परिवार और नव स्थानीय परिवार, ये स्थान के आधार पर, निवास के आधार पर देखा जाता है। जिन परिवारों में विवाह के पश्चात नई वधू अपने ससुराल अर्थात पति के घर आकर निवास करती है, तो ऐसे परिवार को पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। मातृ स्थानीय परिवार, जिन परिवार में लड़के विवाह के पश्चात अपनी वधू के साथ रहते हैं, यानी अपनी पत्नी के घर में रहते हैं, तो ऐसे परिवार को मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। और नव स्थानीय परिवार इस प्रकार के वे परिवार होते हैं जो नव दंपत्ति के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ लोग विवाह के पश्चात न तो लड़का के पिता के घर रहते हैं, न ही लड़की की माता के घर रहते हैं, वे दोनों अलग से परिवार बसाते हैं, तो ऐसे परिवार को नव स्थानीय परिवार कहते हैं। संबंधों के आधार पर हम देखें तो इसमें दो प्रकार होते हैं, एक समान रक्त परिवार और एक सहयोगी परिवार। यानी संबंधों के आधार पर देखें तो कुछ परिवार में समान रक्त परिवार, यानी जहां माता पिता और उनसे उत्पन्न होने वाली संतान समरक्त संबंध स्थापित करते हैं, और सहयोगी परिवार जिसमें किसी बच्चे को गोद ले लिया है या, तो ऐसे परिवार, ऐसे गोद लेने वाले बच्चों के आधार पर जो परिवार का निर्माण होता है उसे सहयोगी परिवार के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। तो ये कुछ विवाह के प्रकार हैं। इसके पश्चात परिवार के प्रकार पर हम दृष्टिपात करें तो परिवार के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के प्रकार्य होते हैं, जिसमें मुख्यतः सबसे पहले देखते हैं जैविक प्रकार या प्राणी शास्त्रीय कार्य, बायोलॉजिकल फंक्शन। तो जैविक प्रकार या प्राणी शास्त्रीय प्रकार, तो इसके भी दो प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं। पहला जैविक प्रकार के अंतर्गत आता है यौन इच्छाओं की पूर्ति, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल डिजायर, संतानोत्पत्ति और प्रजाति की निरंतरता। ये जैविक प्रकार के अंतर्गत है। यौन इच्छाओं की पूर्ति यानी परिवार के प्रारंभिक अवस्था में मानव की यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह स्त्री पुरुष को दाम्पत्य बंधन में बांधकर यौन इच्छा की संतुष्टि मान्यता प्राप्त विधियों के द्वारा कराता है। संतानोत्पत्ति समाज के अस्तित्व और परिवार की निरंतरता को बनाए रखने के लिए परिवार संतानोत्पत्ति करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। और प्रजाति निरंतरता के आधार पर हम देखें तो प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने का भी महत्वपूर्ण कार्य परिवार ही करता है। परम दूसरा है सामाजिक कार्य या सामाजिक प्रकार्य। तो सामाजिक प्रकार्य परिवार के एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था होने के कारण अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य या इसके प्रकार होते हैं, जैसे स्थिति या पद का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस, समाजीकरण सोशलाइजेशन, सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल, ये परिवार के सामाजिक प्रकार्य हैं। यानी प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों की पारिवारिक और सामाजिक स्थिति तथा पद का निर्धारण करता है। इसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा देते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, प्रेम, त्याग, सहयोग, सहानुभूति आदि की भावनाएं सिखाते हैं, जिससे बच्चे में समाजीकरण की गुण उत्पन्न होते हैं। बच्चों का समाजीकरण होता है। एक जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी में परिवार जो है परिवर्तित करता है। फिर सामाजिक नियंत्रण यानी परिवार के द्वारा जो प्रथा परंपरा जनरीति के माध्यम से परिवार के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, जिससे समाज नियंत्रित रहता है। तो ये इनके सामाजिक प्रकार्य होते हैं। इसके पश्चात आता है आर्थिक प्रकार्य यानी परिवार के आर्थिक प्रकार्य। इस पर हम दृष्टिपात करते हैं तो प्रत्येक परिवार
अपने आप में एक महत्वपूर्ण आर्थिक इकाई होता है। आज जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की हैं, वे सभी का केंद्रक कौन है? परिवार है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्थ का संग्रह करता है। प्रत्येक परिवार अपने आप में एक महत्वपूर्ण आर्थिक इकाई होता है और परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे के सहयोग से उत्पादन करते हैं और उसका उपभोग भी करते हैं। इसी आधार पर परिवार को स्वावलंबी माना गया है। स्वावलंबी बनने के लिए परिवार को अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य करने होते हैं, जैसे उत्तराधिकार का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस, उत्पादक इकाई, प्रोडक्टिव यूनिट, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, आय तथा संपत्ति का प्रबंधन, ये सभी जो है परिवार ही करता है, यानी उत्तराधिकार का निर्धारण करता है, उत्पादन की इकाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, श्रम विभाजन यानी परिवार के कार्यों को अलग अलग भागों में विभाजित करके परिवार के सदस्य करते हैं। जैसे पुरुष का कर्तव्य होता है कि वह घर से बाहर जाकर के कार्य करके अर्थ संग्रह करे और उस अर्थ संग्रह से परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की जरूरतों की पूर्ति करता है। परिवार में महिलाओं का दायित्व होता है बच्चों का भरण पोषण करना, भोजन की व्यवस्था करना। इस प्रकार से श्रम विभाजन इसमें पाया जाता है। आय तथा संपत्ति का प्रबंधन यानी प्रत्येक परिवार में कुछ न कुछ आय के साधन होते हैं तथा कुछ चल और अचल संपत्ति होता है जिसका प्रबंधन परिवार को करना होता है। उत्पादन इकाई यानी परिवार में एक महत्वपूर्ण इकाई उत्पादन का है। कृषि के माध्यम से या अन्य घरेलू उद्योगों या अन्य उद्योगों के माध्यम से कुछ उत्पादन का कार्य या गृह उद्योग आदि का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इनके आर्थिक कार्य होते हैं। अगला है मनोवैज्ञानिक प्रकार। तो परिवार का अगला प्रकार यह है मनोवैज्ञानिक प्रकार। परिवार का मनोवैज्ञानिक कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। परिवार अपने सदस्यों को मानसिक शांति, सुरक्षा और संतुष्टि प्रदान करता है। परिवार अपने सदस्यों को मानसिक शांति, सुरक्षा और संतुष्टि प्रदान करता है। परिवार में ही बच्चों को माँ की ममता और पिता का संरक्षण मिलता है। भाई बहनों का प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, जिससे उन्हें मानसिक शांति के साथ साथ व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्राप्त होता है। परिवार में ही रहकर बच्चे या परिवार के सभी सदस्य मनोरंजनात्मक खेल खेलते हैं, मनोरंजनात्मक कार्य भी करते हैं, जिससे उसका मानसिक स्थिति संतुलित होता है। उनमें एक मुस्कान भरा होता है और मधुर मुस्कान से उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है। तो इसमें परिवार के द्वारा एक मनोवैज्ञानिक प्रकार के रूप में इनके पाए जाते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य यानी परिवार में संस्कृति, प्रत्येक परिवार की अपनी अपनी एक संस्कृति होती है, प्रत्येक परिवार के अपने अपने एक धार्मिक कार्य होते हैं। उन कार्यों को और उन सांस्कृतिक कार्यों को परिवार के सदस्य निभाते हैं। यानी परिवार का प्रमुख स्थान यह है कि वह अत्यधिक धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं। बालक परिवार में एक विशिष्ट धर्म के अनुयायी बनता है तथा धार्मिक विधि विधान, पूजा, आराधना आदि करता है। विपत्तियों पड़ने पर वह ईश्वर का सहायता मांगता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के धर्म को मानते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक परिवार की अपनी संस्कृति होती है। उन संस्कृतियों के आधार पर व्यक्ति या परिवार के सदस्य अपनी खुशियाँ मनाते हैं। इसके पश्चात मनोरंजनात्मक प्रकार भी इसमें पाया जाता है। परिवार में रह कर के व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मनोरंजन का कार्य करते हैं, जिसमें किस्से, कहानियाँ, हंसी, गप्पे, भजन कीर्तन आदि के द्वारा परिवार के सदस्य परिवार में मनोरंजन
का कार्य करते हैं तथा व्यक्तियों की भावनाओं का विकास होता है। इस मनोरंजन कार्य में व्यक्तियों में भावनाओं का विकास होता है। आज व्यावसायिक मनोरंजन का विशेष महत्व बढ़ता गया, किंतु फिर भी परिवार में होने वाले मनोरंजन से भावनात्मक विकास होता है। इसके पश्चात देखते हैं शैक्षणिक प्रकार, एजुकेशनल फंक्शन। परिवार विभिन्न प्रकार के शिक्षात्मक कार्यों को करता है, इसलिए परिवार को प्राथमिक पाठशाला तथा माता पिता को बच्चों के प्राथमिक गुरु कहा जाता है। प्रत्येक बालक अपनी शिक्षा का श्री गणेश परिवार के द्वारा करता है तथा नागरिकता का प्रथम अध्याय माता पिता के द्वारा ही सीखता है। यानी कहते हैं कि जैसे हम एक परिवार में देखते हैं कि बच्चों को हम बोलते हैं कि उसे हम बोलना सिखाते हैं, उसे उठना सिखाते हैं, उसे बैठना सिखाते हैं, उसे विनय करना सिखाते हैं, उसे प्रणाम कराना सिखाते हैं, आदर सम्मान आदि के गुण उसे सिखाते हैं। तो इस प्रकार से परिवार में एक शैक्षिक वातावरण बनता है और माता पिता के द्वारा प्रारंभ में यह दी गई यह शिक्षा उस बच्चे को पूरे उम्र तक साथ देता है। शिक्षा देने वाली संस्था के रूप में परिवार की कार्य कुशलता पर ही संपूर्ण समाज की सुरक्षा और गौरव निर्भर करता है। यानी परिवार में का महत्वपूर्ण प्रकार्य माना गया है, शैक्षणिक प्रकार्य को माना गया है। इसके पश्चात देखते हैं राजनीतिक प्रकार्य भी परिवार में पाया जाता है। यानी परिवार के राजनीतिक कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम देखते हैं परिवार एक राज्य की भांति होता है, जिसमें परिवार के मुखिया परिवार के सबसे उम्र दराज के लोगों को उस परिवार का मुखिया बनाया जाता है और उस मुखिया के निर्देशानुसार परिवार के सभी सदस्य कार्य करते हैं। जैसे एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने सहयोगी मंत्रियों से परामर्श तथा सहयोग प्राप्त करता है। परिवार के प्रधान जो मुखिया होता है वो भी परिवार के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करके पारिवारिक कार्यों को, परिवार के दायित्वों को पूरा करता है और परिवार की व्यवस्था को बनाए रखता है। तो इस प्रकार के परिवार के अपने एक प्रकार है। परिवार की कुछ समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं को हम दृष्टिपात करें तो पहली समस्या आते हैं पति और पत्नी के संबंध में। आज वर्तमान समाज में हम देखते हैं पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वह संबंध अब स्वार्थनिहित होते गए हैं, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं परिवार में उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार है भूमिका और संघर्ष। यानी परिवार की जो भूमिकाएं हैं उन भूमिकाओं को छोड़ करके व्यक्ति यदि अन्य भूमिकाओं को करते हैं, अन्य प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करते हैं, जिससे परिवार में एक संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। संतान के पालन पोषण की समस्या। आज वर्तमान में हम देखते हैं कि संतानों के पालन पोषण में समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे हम देखते हैं कि आज परिवार केंद्रक परिवार का रूप लेते गए हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण से आज परिवार जो संयुक्त परिवार पाया जाता था वह परिवार एक केंद्रक परिवार के रूप में विघटित होते गए, जिसके कारण से परिवार के भरण पोषण, पालन पोषण, परिवार में संतानों का भरण पोषण और पालन पोषण की समस्या उत्पन्न होती है। आज हम देखते हैं कि परिवार में दोनों यानी स्त्री और पुरुष के कामकाजी होने के कारण, माता पिता के कामकाजी होने के कारण से बच्चों को दिन भर अकेले घर में रहना पड़ता है, जिससे उनकी उचित देखभाल नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार के संतानों के पालन पोषण की समस्या उत्पन्न होती है। न्यूनतम जन्म दर, आज जन्म दर धीरे धीरे जो है घटते जा रहे हैं, जिसके कारण से परिवार की विशेष संस्कृति का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। सुरक्षा का अभाव, आज हम परिवार में हम देखते हैं कि जो समाज धीरे धीरे जो है अनियंत्रित अवस्था में पहुंचते जा रहा है। जो पहले समाज का नियंत्रण परिवार के द्वारा होता था, आज परिवार के जो नियम कानून बने हुए हैं उन नियमों का, कानूनों का पालन आज के जनरेशन के लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे सुरक्षा
का अभाव परिवार में देखने को मिलता है। पारस्परिक विश्वास की कमी, आज हम परिवार में पारस्परिक विश्वास की कमी देखते हैं। जो पहले संगठन पाया जाता था, सहयोगात्मक क्रियाएं पाई जाती थी, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन आज वर्तमान में परिवार के सदस्य ही आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं करते हैं। इसके पश्चात ये कुछ इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज वर्तमान समय में हम परिवार में देखते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि आज जो धीरे धीरे परिवार के संरचना में परिवर्तन होते जा रहा है। पहले जो संयुक्त परिवार पाया जाता था, जिसमें 2 से 3 से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ एक जगह निवास करते थे, एक चूल्हे से बना हुआ भोजन ग्रहण करते थे, जिनमें एक अपनी एक संस्कृति पाई जाती थी, जिसमें एक नई शिक्षा प्रणाली पाई जाती थी, एक मनोरंजन का साधन पाया जाता था। लेकिन आज धीरे धीरे वह परिवार टूटते हुए संयुक्त परिवार एक एकाकी या केंद्रक परिवार के रूप में आज हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार परिवार की संरचना में जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन किस कारण से, इस पर हम अध्ययन करें तो सबसे पहले हम देखते हैं परिवार के आकार और प्रकार में परिवर्तन, यानी किस कारण से परिवार के आकार में ह्रास होता है। मतलब औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण आज परिवार के आकार में परिवर्तन होता गया, क्योंकि परिवार में अधिकांश सदस्य नगरों में विभिन्न उद्योगों में काम करने के लिए अपने मूल निवास या मूल घर को छोड़ करके वह नगरों में जाकर रहने लगे। वह अपने पत्नी या और अपने बच्चों के साथ शहरों में निवास करने लगे, जिससे परिवार का आकार छोटा होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त नगरों में बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप और आवास की विकट समस्या के फलस्वरूप भी एक साथ अधिकांश सदस्य को रहने की असुविधा होती है, और जिसके कारण भी आज परिवार का आकार छोटा है। आज एक परिवार में माता पिता तथा बच्चे ही मात्र साथ में रहते हैं तथा नवीन परिवार का आरंभ या जन्म प्रायः विवाह के तुरंत पश्चात ही हो जाता है। आज वर्तमान समय में व्यक्ति भावी आदर्श के फलस्वरूप व्यक्तियों की मनोवृत्तियां कुछ ऐसी हो गई है कि वे सामूहिक उत्तरदायित्वों से दूर भागते हैं। यानी कोई व्यक्ति यह नहीं चाहता कि वह अपने माता पिता या परिवार के अन्य नातेदार हैं उनकी सेवा करे, उनकी मदद करे। आज कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से दूर भागते हुए दिखाई देते हैं। आज हम देखते हैं कि यह धारणा बनी है कि कम संतान सुखी परिवार भी परिवार के आकार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके पश्चात परिवर्तन में देखें कर्ता की अधिसत्ता में ह्रास, यानी कर्ता की अधिसत्ता, यानी जो कर्ता है परिवार का जो मुखिया होता है उनके जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों में ह्रास होता गया। पहले परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, उम्र दराज के होते थे, उनको अधिकार था कि परिवार में परिवार की व्यवस्था को बनाए रखना, परिवार के कार्यों को निष्पादन करना। लेकिन आज इन बड़े बुजुर्गों की बातों को न लेते हुए व्यक्ति अपने ही विचारों के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर परिवार का संचालन करता है। इस प्रकार से कर्ता की अधिष्ठता में ह्रास देखने को मिलता है। महिलाओं की स्थिति में बदलाव, पहले परिवार में महिलाओं की स्थितियाँ कुछ और थी, आज उसमें काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिलता है। पहले परिवार में महिलाओं को घर की देखभाल करना, भोजन की व्यवस्था करना, बच्चों का भरण पोषण पालन पोषण करना, यह उन्हें दायित्व मिला था। लेकिन आज महिलाएं घर के दायित्वों को निभाते हुए साथ ही साथ वह बाहर जा कर के भी अपने कार्य करते हैं, जिससे आज परिवार की स्थिति, महिलाओं की स्थिति में बहुत कुछ बदलाव देखते हैं, जिसके कारण से परिवार की संरचना में भी परिवर्तन हुआ है। विवाह व्यवस्था में बदलाव, पहले जो धार्मिक विवाहें पाए जाते थे, आज विवाह के अनेक रूप से होता है।
आज जो प्रेम विवाह होते हैं, कोर्ट मैरिज होते हैं, आज ऐसी बदलाव हमें देखने को मिलता है। उसके पश्चात व्यक्तिवादिता की भावनाओं का जन्म हुआ, यानी व्यक्ति जो है वह सिर्फ अपने और अपने बच्चों तक ही सीमित हो गए और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति उनका कोई रुझान या कोई सहयोग की भावना नहीं पाई जाती। इसके साथ ही साथ परिवार के संबंधों में परिवर्तन आया, परिवार की सत्ता में परिवर्तन, स्थिरता में परिवर्तन, पारिवारिक कार्यों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में परिवर्तन आया जो परिवार को प्रभावित किया, जिसके कारण जो परिवार के पहले जो स्वरूप था वह स्वरूप बदल गया है। तो इन सभी का अध्ययन करने के पश्चात यदि निष्कर्ष पर ध्यान दें, यानी इस अध्ययन के पश्चात यदि सार रूप में यदि कहें तो मानव विकास के इतिहास में परिवार सदैव ही सबसे महत्वपूर्ण संस्था रही है और भविष्य में भी इसका महत्व कम नहीं हो सकता। परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है समाज के लिए। परिवार के अनेक कार्यों में आज व्यापक परिवर्तन उत्पन्न हो गए हैं, परंतु आज भी परिवार व्यक्ति और समाज के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जिन्हें किसी भी दूसरे समूह और संस्था के द्वारा नहीं किया जा सकता। परिवार ही बच्चों का समाजीकरण करता है तथा उसे उन प्रारंभिक नियमों से परिचित कराता है जो व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक होता है। परिवार ही एकमात्र ऐसे समूह है जो स्नेह, त्याग और सहानुभूति के द्वारा सदस्यों के जीवन को संगठित बनाता है। तो इस प्रकार से ये परिवार की को निष्कर्ष के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। इस अध्ययन कार्य में मैंने कुछ विद्वानों की पुस्तकों का सहारा लिया जिसे रेफरेंस के रूप में यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।